डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा। आप कहाँ से आए? उदयपुर राजस्थान से। और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? अलग अलग जगह दीक्षा शिक्षा का कार्यक्रम रहा, अलग अलग जगह। बेंगलोर भी रहा मैं। बेंगलोर भी थे? बेंगलोर भी रहा 3-4 साल। फिर उसके बाद चंडीगढ़ से मैंने पीजी किया नेचुरोपैथी योग में। और 22 साल से मैं इस फील्ड में पूरे देश दुनिया में 10 देशों में यात्राएं करता हूँ प्राकृतिक योग चिकित्सा के माध्यम से। आपकी उम्र क्या है अभी? अभी यही जो आपके सामने है, उम्र का तो मेरे को ज़्यादा बस देंगे, ये 42-43 साल है। लेकिन बहुत आप यंग, स्मार्ट और डायनामिक लगते हैं। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। तो प्रभु का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, उनके तो आप बात हैं। और यहाँ वैसे यहाँ कहाँ से आया आपका टक्कर? हम लोग अभी शिविर हमारा क्रम चल रहा है बेसिकली। तो आपके यहाँ पर अभी रांची जो राजधानी है झारखंड की, वहाँ से आए। वहाँ कितना दिन का था शिविर? 3 दिन का शिविर वहाँ था। अभी 3 दिन का यहाँ, फिर विजयवाड़ा है, फिर अकोला है। कंटिन्यू 12 महीना ही चलते रहते हैं। 12 महीना शिविर चलते रहते हैं? हाँ, 6 महीने की डेट रहती है लगभग एक्स्ट्रा। अच्छा। मतलब हमारे पहले तो कोरोना से पहले तो 2-2 साल का हमारा कार्यक्रम तय रहता था। अभी कोरोना के बाद से हमारा 6 महीने का कार्यक्रम तय रहता है कि हमको कौन से महीने में कहाँ रहना। तो आप जैसे देश में भ्रमण कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का आपके माध्यम से प्रचार प्रसार भी हो रहा है, वैसे आपके संस्थान के और भी दूसरे डॉक्टर? हाँ, 7 डॉक्टर है संस्थान में। ऐसे टीम है, बड़ी टीम है, तो बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन सेवा अनिवार्य चलती रहती है। बस 7 टोटल में डॉक्टर हैं। 4 वहाँ रहते हैं, 3 भ्रमण में रहते हैं, ऐसा है। और विदेशों में भी जाना ना? हाँ, विदेशों में 10 देशों में काम रहता है संस्थान का। और 10 देशों में काम चल रहा है अभी? काम चलता है। किन किन देशों में? ये है जैसे लंदन में है, नेपाल है, हांगकांग है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, अच्छा, केनिया है। ऐसे मतलब बराबर जाना ना होता है? हाँ, बराबर जाना। तो वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का कैसे क्या? वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रियों में हमारे वही शिविर हमारे लगते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, तो उसी के माध्यम से लोग काफी आकर्षित हैं। प्राकृतिक चिकित्सा तो सेवा की चिकित्सा है सर। आकर्षित क्या होता है, आदमी साष्टांग धन्यवाद करता है उसके लिए। अच्छा। और विदेशों में तो इसका महत्व है, विदेशों में ज्यादा महत्व है। हमारे देश में आपको लगता है कि एलोपैथी दवा जो है, एलोपैथी इलाज, एलोपैथी दवाएं हावी हो रखी है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये सब जिसको जैसे जैसे समझ में आते गई, वो डालडा से देसी घी पर आता गया। और देसी घी और डालडा के बीच में एक तेल भी होता है, तो लोग डालडा नहीं खाकर के तेल का यूज करते हैं। समझ तो हो, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है, तो आदमी उन चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाता है जिनकी आकर्षित होना नहीं चाहिए। और उसको पता परिणाम है कि डालडा डालडा ही रहेगा, देसी देसी रहेगा। इसलिए सभी चिकित्साओं के प्रति जिसका आर्थिक स्थिति मान लो कमजोर है, 1 रुपये में दर्द को मिटा करके काम चलाता है, तो बुरा नहीं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में से दर्द वाली चीजों को मिटाने की ऐसे हजारों चीजें जो दोबारा दर्द ही ना हो, उन पर हम लोग काम करते हैं, तो वो भी एक चिकित्सा है। मतलब आपका कहने का कि परमानेंट इलाज है आपके पास? परमानेंट हमारे नहीं, प्राकृतिक चिकित्सकों के पास है। हम तो एक उसके बुलबुले मात्र है जो अनुसरण करके हम उन्हीं चीजों को हम फैला रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, बस उसको थोड़ा सा सामंजस्य करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो जगह जगह जो प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगवाते हैं, और फिर जाकर के वही हम न कोई दावा करते हैं न दम भरते हैं। हमने कोई बड़ा काम कर लिया है, सामान्य से मिट्टी का इलाज है, पानी से, धूप से, इलाज से, थोड़ा सा कर्म ठीक करके उनको समझाते, बताते, करके दिखाते। केवल लेक्चर करने नहीं जाता, केवल भाषण करने नहीं, सेडिंग नहीं आते, इससे ही हो जाता है। जो भी है आपके सामने है, आपके सामने समझ में आ जाए तो स्वीकार कीजिए, इसका अनुसरण कीजिए, ताकि आपकी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई है वो बड़ी नहीं हो, और छोटे और कम पैसे में ठीक हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब देखेंगे तो करीब करीब 100 में 90 बंदे ऐसे मिलेंगे जो बीमार हैं, किसी न किसी छोटी बड़ी बीमारी से बीमार हैं और दुखी हैं, लेकिन जैसे तैसे करके जीवन की गाड़ी को खींच रहे। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, दुखी इसलिए है कि हमको हमारी चीजें समेटना नहीं आया, उनका यूज करना नहीं आया। जैसे आपका इतना अनुभव है, इतना समय आपने पूरे देश और समाज में दिया है, लेकिन कहीं न कहीं स्वास्थ्य छूट जाता है। स्वास्थ्य इसलिए छूट जाता है, हमको हमारी चीजों की जानकारी देने वाला आज तक कोई नहीं रहा।
हम नहाने जाते हैं तो हमको पहला ये पता नहीं चलता कि पानी पैर में पटके सिर में पटके, आज तक हमको पता नहीं। हम खाना खाने बैठते हैं तो खाने में हम कौन सा स्वाद लेने, पहले हमको आज तक पता नहीं चल पाया कि क्या खाएं। फिर बीमारियों की जानकारी के लिए और बीमारियों में कौन सी चीजें लाभकारी है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम लोग एक पर्चा लगाते हैं वहां सब्जियों से इलाज, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि यार सब्जियों से भी इलाज होता है कि हम तो पेट भरने के लिए सब्जियां बना रहे थे। कई बार देखते हैं मसालों से इलाज, लोग क्या करती, हींग क्या करती, जीरा क्या करते, ऐसे ही सब्जियों में डाल देती दादी या मम्मा या हम भी डालने लगे। ऐसे ही मसालों के, सब्जियों के इलाज, फल के इलाज, फूल के इलाज, अनाज से इलाज, ये कहाँ जाएंगे, कौन सिखाएगा, कब सीखेंगे? तो अभी तो बहुत अंधकार में जी रहे, इसलिए हर आदमी हमको कुछ भी चीज बताता है, झुंझुना पकड़ा देता है, नाचते रखते। इतनी बड़ी चीजें हमारे पास होने के बावजूद भी आदमी भिखारी की तरह रह जाता है, बीमार रहता है, असहाय रहता है। तो कहीं न कहीं हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और जो रोजमर्रा की चीजें उनमें गड़बड़ है सारी, उनको को सुधारने वाला नहीं। और सुधारे तो इकोनॉमी हमारी डाउन हो जाए, क्योंकि भ्रष्टता देश में, कमीशन खोरी और कई चीजें भी चलती है, वो भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमारी चीजों को आज तक हमने चिंता और मंथन के साथ व्यवस्थित करने का कभी प्रोग्राम नहीं चला है। आपकी मेरे ख्याल से 70 से ऊपर उम्र होगी, 67 प्लस है। आज आप इतना समय निकाल दिया तो अब तक हमको ये पता नहीं चल पाया कि सब्जियां क्या करेगी, मसाला क्या करेगा। सही ढंग से किसी को तो दिशा ही पता नहीं हो चलती कि मकान रखनी है, हाथ के जर रखनी, वो कैसे ठीक होगा आदमी? वो तो दुखी में होगा। तो जैसे जैसे अंधकार और अज्ञान बढ़ा, दुखी होने लगा है, जैसे जैसे प्रकाश होने लगा है, आदमी सुखी होने लगे। और मैं जानता हूँ आज के इस भौतिक युग में अंधकार जाने प्रकाश कम लोगों के पास में आया। 40-40 साल तक उस दवाई से, उस बीमारी से आदमी जूझता रहता, और वो चिकित्सा के नाम पर कहता मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, कुछ नहीं जानता। तो कई बार हालांकि ऐसे मजाक में भी कहते हैं कि लोग 5 साल में सरकार बदल लेते हैं, हम लोग एक डॉक्टर नहीं बदल पाते हैं। एक दवाई को खाते रहते हैं, जो एक जैसी सब्जी नहीं खाते, लेकिन दवाई वो एक जैसी 20 साल, 25 साल, 50 साल तक खा लेता है, और वो कुछ नहीं जानता। वो ज्ञान और विज्ञान की बात करना शुरू करता है तो बड़ी हंसी आती है उसके ऊपर कि आप जैसा ज्ञानी आदमी कहीं नहीं मिला, जो बीमारी में दम तोड़ देता और कि हमारे ये बीमारी थी, मैंने ये दवाई ले ली और मैं इलाज करा रही हूँ, मेरा बहुत अच्छा हुआ, डॉक्टर ईश्वर मार। तो वो मेरे को लगता है वो सबसे ज्यादा अंधकार में जीने वाला व्यक्ति है। और इस जमाने का जिसके पास पैसा भी भरपूर होने के बाद सबसे दुखी इंसान वही है जो अपना इलाज भी नहीं करा पाता है सही ढंग से। अब वो जिस डॉक्टर को मान रहा है, उस डॉक्टर ने तो उसके 40 साल खराब कर दिए। कहाँ हमारी चिकित्सा पहुंच गई? तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि हमारी अपनी चीजों को संभालें। जो रोजमर्रा की चीजें वो बहुत पावरफुल है, बहुत पोटेंशियल वाले, और जो जिनको वास्तव में दिमाग आ गया वो ध्यान से, योग से हमारी अपनी चीजों को व्यवस्थित करके ठीक होने का काम करते हैं। 2008 में मेरा एक दैनिक भास्कर में पूरे 10 डॉक्टरों का, जैसे चमत्कारी डॉक्टर होते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ, मेरा भी एक आर्टिकल छपा था, हौसले से मिली जिंदगी करके। एक कमिश्नर साहब थे, उनकी पत्नी थी, उनका हार्ट 10-12% काम करता था, किडनी मुश्किल से 10-12% काम करती थी, ब्रेन काम ही नहीं करता था, 1-2%, मतलब कॉन्शियस थी, मरी हुई नहीं थी, लीवर काम नहीं करता था। उस कंडीशन में उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। एक तो कमिश्नर था तो रखना ज्यादा उचित नहीं था सेहत के लिए, दूसरा उसका होना कुछ नहीं था, क्योंकि इंसुलिन 3 बार देने के बाद 20-20 मिनट में 600 से ऊपर रहता था। हार्ट भी नहीं काम कर रहा, किडनी नहीं कर रही, ब्रेन नहीं कर रहा, लीवर नहीं कर रही, तो करना क्या है? उसको डिस्चार्ज करके भेज दिया। उनकी मेरे से संपर्क हुआ तो मैंने कहा कि देखो कमिश्नर साहब, ये तो मैं नहीं कहता ठीक हो जाएगी, लेकिन इसका आपके पास इलाज है नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने तो घर भेज दिया और कहा कि 8-10 घंटे निकाल दे तो बहुत बड़ी बात है। तो हम इसको भर्ती करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, हम यही मान के चलते हैं कि ये यहाँ मरेगी, उससे ज्यादा हॉस्पिटल में मर सकती, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। हम केवल प्रयास कर लें और आपकी थोड़ी सी ये दादागिरी को कम कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मारने के लिए तो कोई रखना नहीं चाहता, मरे हुए को कौन रखना चाहता? कम से कम मैं भर्ती तो करने की बात कर रहा हूँ, और वो भी नेचुरोपैथी वाला आदमी।
जिसके यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं मारने का मरने की। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप तो भर्ती कीजिए, देखो इस पर भरोसा करें। तो हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया और 10 दिन में वो लेडी चलने लग गई, नाचने लग गई, गाने लग गई। अच्छा, तो मिराकल हो गया। मिराकल हो गई। मैंने उसी को पुनः उसी हॉस्पिटल में जांच के लिए भेजा। उन डॉक्टर ने कहा कि अरे मरी नहीं। तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं कभी कभी ऐसा रिफ्लेक्स हो जाता है, लेकिन 10 दिन से ज्यादा नहीं निकालेगी। अच्छा, उसके बाद भी 10 दिन बाद फिर मैंने भेज दी उसकी जांच के लिए। अच्छा, मैं क्या करता था, जांच उसी हॉस्पिटल में कराना चाहता था जो पहले से चल रही थी, ताकि उसको नई कहानी सुनने को नहीं मिले कि ये ले ऐसी थी। ठीक, आपने एकदम सही निर्णय दिया। ठीक है, तो मैं कि वहीं जांच कराओ। हमारा कोई किसी से कमीशन का सौदा है नहीं जो हमको डाइवर्ट करना पड़े, कि जहाँ चल रहा है वहीं कराओ। जब भास्कर को ये बात खबर चली कि कमिश्नर साहब की पत्नी ऐसी जिंदगी लौट के आई है, उसकी पूरी डेटा और उन्होंने कई जगह हॉस्पिटलों में उस पेशेंट की हिस्ट्री ले जाकर के पुरानी दिखाई कि ये क्या कि तो बचने का कोई सवाल नहीं होता। साहब पूरी भास्कर की टीम को खाना खिलाया वो लेडीज खाना खिलाया। अच्छा, 10 लोगों को। तो भास्कर की टीम ने पूरा कवरेज किया और हौसले से मिली जिंदगी करके कि मेरा आर्टिकल छापा जो पूरे भारतवर्ष में छपता है, पूरे भारतवर्ष में छापा है। तो ऐसे कई मरीज है। जैसे उससे पहले दैनिक भास्कर में संपादक जी हुआ करते थे, अभी भी जिंदे हैं, उनको डायबिटीज रहता था। अच्छा, मैंने कहा साहब ये बाण लगाने से डायबिटीज ठीक नहीं होगा, चाहे इंसुलिन के बाण लगाओ, चाहे आप चेक करने के बाण लगाओ, ठीक नहीं होगी। ठीक तो आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के फार्मूले पर आइए। हमने प्राकृतिक चिकित्सा को उनको फार्मूले दिए कि भाई आप कुछ भी मत करना, 1 रुपए दवाई पर खर्च मत कीजिए, सिंपल पेट पर मिट्टी के पट्टी लीजिए, गर्म ठंडा हम का स्नान देते थे और एक जूस बनाकर कॉकटेल जो हमने लिखाया वो जूस 15 दिन में जिसको 200 से ऊपर रहता था, 273-74 रहता था, वो 153 पर आ गया। अच्छा, और बीमारी जो नींद नहीं आना, गैस, ये वो, पेट साफ नहीं होना। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आज से मैं आपका गुलाम हूं और आप मेरे आका। अच्छा, क्या चाहिए आपको? मैं कि साहब आप ले तो मेरे से जाते हो, फिर मेरे से ही पूछ रहे क्या चाहिए। मेरे पास तो कुछ चाहिए है नहीं, आपको लगता है कि मेरे पास कुछ देने के हैं तो आप क्या कर सकते हो वो कीजिए। उन्होंने कहा साहब मेरे पास तो अखबार है जिसमें मैं छाप सकता हूँ, आपके ज्ञान को फैला सकता हूँ। ठीक बात। तो उन्होंने कहा आप मुझे आर्टिकल दिया करें, हम आर्टिकल छापते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो उन्होंने कॉलम शुरू कर दिया मेरा। अच्छा, वहाँ बराबर छपता है। 2.5 साल तक मेरा दैनिक भास्कर में कॉलम चला। हालांकि दैनिक भास्कर बहुत बड़ा सम्राट अखबार है ना, वो राजस्थान का है, राजस्थान का। लेकिन एक समय ऐसा था कि मेरे आर्टिकल को पढ़ने के लिए भी भास्कर लोगों ने खरीदना शुरू किया। आज क्या लिखेगा डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे आर्टिकल्स का हेडिंग पढ़ते ही लोगों को पता लगता था कि ये उसका आर्टिकल है। तो मेरा आर्टिकल भी फनी लिखता था, चिकनगुनिया से बिगड़ी हो चाल ठीक हो जाएंगे तेरे यार, कील मुआ से फोड़े शादी में अटके रोड़े, सा जो तेरा दिलचस्प। क्योंकि मेरे को डराने का शौक नहीं है किसी को, आपको ये बीमारी हो गई तो ये हो जाओगे वो हो जाओगे, उसको फनी लैंग्वेज में और आत्मसात करने के हिसाब से मुंशी प्रेमचंद के जैसे सारे वक्तव्य आते थे, कहानी आती थी, गांव से घर से जुड़ी हुई, हर आदमी की आत्मा से जुड़ी। उस तरह से मैंने प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन तक फैलाने में बहुत मदद किया। भास्कर ने उसको अच्छा किया। उसके बाद राजस्थान पत्रिका ने 2-3 साल वो मेरे को मौका दिया। परिवार आता था बुधवार को, उसमें मेरा पूरा पेज आते थे, वो जैसा चाहते थे वैसा आर्टिकल लिखता था। तो उसमें स्वस्थ रहते हो क्या, हृदय हितैषी साथ, यानी हार्ट के लिए सबसे ज्यादा हितैषी चीज क्या है, आज तक हम तय नहीं कर पाए। तो 7 चीजें हार्ट के लिए सबसे बड़ी। तो एक मेरा आर्टिकल छपा था, तो ऊपर सबसे पहले मैंने लिखी हवा। तो हवा में हार्ट के लिए कैसे काम करती होगी, हार्ट तो अलग कहानी है यार कैसे। तो ऐसे मेरे को दिल्ली में एक बहुत बड़ी नेशनल सेमिनार थे, उसमें बोलने का मौका मिला। वही आर्टिकल को मैंने प्रेजेंट किया कि हार्ट के लिए सबसे ज्यादा हितैषी चीज है तो हवा है, क्योंकि दिन भर धड़कने वाला हार्ट गर्म होने के बाद में बलबला जाता है, खत्म हो जाता है। तो जैसे किसी का आदमी को गर्मी में खड़ा करते तो चक्कर आके गिर जाता है, हम उसको ठंड में ला करके थोड़ा ठंडे पानी से देके ठंडी हवा करते तो वो ठीक हो जाता है। इसलिए हार्ट के जितने भी हॉस्पिटल है उसमें आईसीयू रखा जाता है, यानी ठंडी हवा का झोंके में उसको रखते हैं, उससे आराम आ जाता है।
दवाई तो सेकेंडरी चीज। ये बात है, नहीं हमको भी, मुझे भी जानकारी नहीं, जानकारी नहीं है तो इसलिए तो कह रहा हूँ, मेरी जानकारी से आप पैसा थोड़ी देंगे मुझे। मुझे तो पैसा वेंटिलेटर पे ठंडी हवा में रखने से ही मिलेगा। ठीक है, तो डॉक्टरों को क्या वो कॉन्सेप्ट पता लगता है ना जब। तो हृदय के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई हवा है जो हार्ट के लिए सबसे ज्यादा देसी, और वो हवा भी कहाँ की, यहाँ से ज्ञान और विज्ञान शुरू होता है। जैसे मॉर्निंग वॉक में घूमने जाते हैं तो सबसे पहले की जो हवा है वो हवा मानते हैं कि जहाँ जलप्रपात होकर के जिससे छनकर के हवा आती है वो नंबर 1 हवा होती है। उस ठंडी शीतल हवा, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके लिए ऋषि मुनि तप करते हैं, तपस्याएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, कहे भगवान वो हवा मिल जाए। कभी आप जाओ जहाँ जलप्रपात होता हो, उसके झरने से जो हवा छनकर के आती है और वो मदहोश करती है आदमी को, वो मदान्ध करती है, वो आनंद देती है तरह के आनंद, ये है स्वर्ग। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि सबसे नंबर 1 की हवा तो वो है जहाँ जलप्रपात होकर के स्पर्श होकर के आती है। उस हवा का सेवन कीजिए, 8 की उम्र कई गुना बढ़ाती है। अगर वो नहीं हो तो दूसरा क्रम आता है कि पोखर हो, नदी हो, समुद्र का तट हो, झील हो, तालाब हो, उसके पास स्पर्श होकर के हवा आती है, वो नंबर 2 की हवा है। वो भी नहीं हो तो शरीर से ऊपर के वृक्ष हो, बड़े वृक्ष हो, जहाँ की हवा शीतल होकर के आपको मिले। जैसे हम पेड़ के पास जाते हैं, शीतल हवा आती है उसके पास, वो हवा है। चौथे नंबर की हवा नहीं है तो सुबह घूम लो, आप छत पे घूम लो, धूप में घूम लो, पार्क में घूम लो, रोड पे घूम लो, प्रातः घूम लो, तो हाँ वो कम से कम धूप नहीं लगेगी, तो वो शीतल हवा आपको हार्ट को बहुत मजबूत दे। तो नंबर 1 हवा, उस हवा को लेने का क्रम, जैसे बीड़ी पी लेगा कोई, यहाँ से पी ले, बीच में से पी ले, इधर से पी ले, कोई हाथ लगा करके यो पी ले, उसको पीने के तरीके अलग अलग है, हवा को लेने के तरीके भी अलग अलग है। तो हमारे 2 ईश्वर बनाए हैं नाक के, दायां और बायां। इस सुर में भी 12-12 चक्र दोनों में। अच्छा, जो हवा आ रही है यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। कभी आपको जुकाम होता होगा तो आप देखना, किसी का नाक बहती है तो ऊपर बिंदी आती है। अच्छा, किसी के बहती है तो यहाँ से नीचे से बहती है। कभी ठंड लगती है, गर्मी लगती है तो नाक यहाँ से स्पर्श होकर के अंदर आती है। तो ये श्वास के जो रिदम है, अभी 24 तक होंगे और ज्यादा होंगे, मेरा कम ज्ञान है इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं आप तो इतना नहीं बोल पाऊंगा। एक्चुअली आपका तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो आपके ज्ञान से हमारे क्रांति उड़ीसा के जो पाठक हैं जी, वो दर्शक हैं, वो काफी लाभान्वित हो गए आपके ज्ञान से। मैं तो आपका आज भी सुना हूँ, कल भी सुना, परसों सुना, 3 दिन मारवाड़ी क्लब में जाके सुना हूँ आपका ये जो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। मैं भी काफी प्रभावित हूँ व्यक्तिगत तौर पर। और फिर आज तो आपका क्रांति उड़ीसा में भी चल ही रहा है, हम लोग इसको प्रसारण भी करेंगे 2 दिन बाद, तो यहाँ के लोग, उड़ीसा के काफी लोग लाभान्वित होंगे। अब मैं आपको एक, जैसे आपने दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका का उल्लेख किया कि आपने वहाँ माने ऐसे 23 पत्रिकाएं हैं, बड़ी नेशनल इंटरनेशनल, उसमें मेरे आर्टिकल्स आते रहते हैं। हाँ, तो मैं आपको अभी हमारे क्रांति उड़ीसा के लिए भी मैं अब आपको अनुरोध करता हूँ, आप अपने तो वो तो आपके पास होंगे, आप हमारे भी भेजते रहिए, हम लोग भी आपके फोटो के साथ, नाम के साथ हम लोग भी छापेंगे, जिससे कि उड़ीसा वासी भी उससे लाभ उठा सके, लाभान्वित हो। ऐसा मेरा आपको अनुरोध है, आप भेजिएगा, मेरा नंबर आपके पास है और उड़ीसा के लोग लाभान्वित होंगे। सब जगह लाभ पहुंचना चाहिए ना, बिल्कुल। वो एक ही राज्य में या एक ही वर्ग विशेष में नहीं पहुंच के सारे देश में, पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए था। आप जैसे प्राकृतिक चिकित्साविद के माने आपके जैसे जो डॉक्टर हैं, आपका लाभ सभी को मिलना चाहिए बराबर के रूप में। एक दूसरा यह है कि आपका, अब मुझे आप ये बताइए कि आपका जो 3 दिन का शिविर यहीं लगा मारवाड़ी क्लब में, तो सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं, 3 दिन मैं भी गया हूँ, खुद भी चिकित्सा लिया हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा फायदा मिला है। यहाँ पर 4 साल हो गया हमारा क्रांति उड़ीसा न्यूज चैनल को, यहाँ बैठ के सारे दिन पर हमारा बैठना, लिखना, पढ़ना यही काम है। तो बैठे रहने के चक्कर में मेरे को लगा कि पीठ में मेरे को थोड़ा दर्द महसूस होने लग गया धीरे धीरे, इसलिए मैं गया वहां पर और मुझे काफी फायदा भी मिला 3 दिन। मेरी धर्मपत्नी भी वहां गई थी और वो भी काफी, उनको पाँव में तकलीफ था, जॉइंट पेन पाँव में, जो अक्सर समझिए कि 60-65 वालों को हो ही जाता है, उनको भी वही तकलीफ थी, उनको भी लाभ मिला। मैं आज उनसे बात किया, वो भी आपके 2 बार, कल और आज भी गई थी सुनने, उनको भी लाभ मिला और काफी लोगों को मैं यहाँ पर देखा हूँ, सुना हूँ
काफी लोगों को लाभ मिल रहा है, खुश हैं लोग। आपको कैसा लगा यहाँ कटक और दूसरी जगह से के बनिस्पत कटक कैसा लगा आपको? देखिए, कटक के लोग कैसे लगे, कटक के रोगी कैसे लगे आपको? मैं फ्रेंकली आपको बताऊं कि हमको तुलना करने कहीं कुछ नहीं जाता। हम तो क्या अच्छा कैसे दे सकते हैं, बढ़िया सा बढ़िया, क्योंकि ये तो ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ है, जब तक है जब तक है, नहीं तो उसने टावर बंद किया, लाइट बंद। ठीक बात। इसलिए कहीं भी जाते हैं वहां की बात को वहीं भूल जाते हैं, उसका आगे कोई अनुसरण नहीं करते, क्योंकि हमारे पास में आगे के अनुसरण के लिए बहुत रास्ते होते हैं। मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, इसलिए कोई ने कुछ नहीं किया, कहीं व्यवस्था नहीं, कहीं रोटी नहीं या कुछ नहीं, तो उसका कोई मूल्य नहीं रहा। एक आदमी हमारे बलवीर जी, उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब हमारे गांव में कैंप कर रहा हूँ, राबड़ी पिलाऊंगा, तो उसकी कैपेसिटी राबड़ी तक ही थी, तो उसने अपने हाईएस्ट ऑफर। तो मैंने कहा यार राबड़ी का तो मूल्य होता ही नहीं है, और वो वास्तव में हमको नाश्ते में राबड़ी लेकर आता था, और राबड़ी सब पी करके जो धन्य होते थे, मस्त हो जाते थे, क्योंकि मूल्य उस राबड़ी का नहीं रहा, उस आदमी के मन का मूल्य हो गया, उसके भाव के मूल्य हो गए। तो प्राकृतिक चिकित्सा तो भावों की एक सद्भावनाओं की चित्रण है। उसी भावना से मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ना समझ हृदय। अच्छा। हृदय रोगों की माया जैसे जैसे पैसा आया बढ़ती चली गई, जैसे जैसे पैसा आया बढ़ती चली गई, दिन रात की कमाई डॉक्टरों की जेब में भरी गई, दुखी जिंदगी की सुनहरी दुख 50 साल तक पैसे कमाने में उलझ गई। आदमी क्या करता है, पहले पैसे कमा लेता हूं आदमी, तो 50 साल की जो उम्र है वो पैसे कमाने में उलझ गई, लेकिन इधर बीमारी फिरंगी चाल चल गई। अब इधर बीमारी की फिरंगी चाल, घर वालों के बुरे हाल, कोसने फटकारने डराने समझाने बातों का अलग अलग जान। अब तो सेरोसाइड में पर बीमारी की दवा मर्ज की सेरोसाइड के रूप में भी आप बोल देते हैं। हाँ, ये मन है ना हमारा, हमको चिकित्सक को ले और ताल के साथ जीने वाले लोग हैं, तो इधर बीमारी की फिरंगी चाल, घर वालों के बुरे हाल, कोसने फटकारने डराने समझाने बातों का अलग अलग जान। जैसे घर का मुखिया आदमी बीमार हो गया तो घर वाले जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं साहब सुबह से निकल जाता था गाड़ी लेकर के, चटर मटर खाता, अब बीमारी हो गया भुगत। पड़ोसी आता कोई आता और साहब हार्ट की बीमारी, हमारे अंकल जी को हुए थे बेचारे, अस्पताल तक ही नहीं पहुंचे, रास्ते में मरे। कोई आएगा हमारे बुआ जी का कराया साहब 4 लाख लगे, अब ठीक है। कोई आएगा हमारे अम्मा के जाके कराया, बेचारे टेबल पे मर गए, 2 लाख मिले। वो आदमी पड़ा पड़ा सोचता है कि यार अम्मा बढ़ूंगा क्या बढ़ूंगा, मेरा क्या होगा। कोसने फटकारने डराने समझाने बातों का अलग अलग जाल, डर के घबरा के नींद को सो दूर, कैसे बताऊं कैसे समझाऊं इस बेहाल बेकरार दिल का उपचार। कोई खाने पर पाबंदी लगावे, कोई जीने का तरीका समझावे, हर कोई मुझे डरावे धमकावे और ऑपरेशन की नींव पर हार्ट को टिकावे, और ना समझ लोग मुझे समझाए जो हार्ट के बारे में स्वास्थ्य संबंधी, रोग संबंधी, बीमारी संबंधी को कविता के रूप में भी बहुत अच्छा सा पेश कर देते हैं। हाँ, कविता के पेश, ये तो हार्ट के हृदय के स्पंदन है साहब, जो भाव से आते हैं। ये ईश्वरीय कलाकृति, अपनी कोई कलाकृति है क्या? तो आदमी इस तरह की उस व्यथा में डूब जाता है, फिर वो क्या करता है, अपने मन की मर्जी को जिंदा रखने की जिद में, अपने मन की मर्जी को जिंदा रखने की जिद में वो खूब कुछ भी करता है। हुक्का, चिलम, गांजा जैसे टिकाऊ और बुद्धि को मिटाऊ पदार्थों से लगाम लगा देता है। धूम्रपान के डंडे से शरीर में संचालित गति को बढ़ाने का काम कर देता है। शराब के कुएं से तरह तरह की बोतलें भर के, कोई कहता रम पीता हूँ, कोई कह ठर्रा पीता हूँ, कोई कह बियर पीता हूँ, कोई कह ये पीता हूँ। शराब के कुएं से तरह तरह की बोतलें भर के इस पैदे में डाल करके इसको जलाते चिल्लाते और डॉक्टरों को दिखाते, और ठीक नहीं होता तो इल्जाम लगाते कि क्या करे साहब बाल बच्चे वाले। कोई गलती खुद की, हाँ, इल्जाम डॉक्टरों पे, इल्जाम पे डॉक्टर से। इसके अलावा जब आदमी को सब कुछ बस नहीं चलता तो अपनी जवानी के कुछ मेहनत को बड़े रौब के साथ बोलता है, मैं पहले बहुत कसरत करता था, अब अरे गया पानी यार, वो चला गया। तो ऐसे हार्ट के स्पंदनों का ये मेरे आर्टिकल है, ऐसे कई जिनको मैंने भाव से अंतर भावनाओं से लिखे हैं, और हम जीवन में वही बांटने आए हैं कि आदमी की अंतर भावना एक दूसरे से मिले, कोई बीमारी बड़ी नहीं है।
हम कैंसर, हम ऐसी ऐसी बीमारियों पे कैंसर का भी आपके प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज है क्या? कैंसर का नहीं, हम तो क्या है इलाज आदमी का करते हैं। ये गलत फहमी में कई बार ठीक बोलते हैं। भास्कर में जब मेरा करेक्ट भाई साहब, आपने ठीक बोला। भास्कर में ऐसे 2 बंदे थे जिनके एक के 9 साल से एक के 6 साल से बाल बच्चे नहीं हो रहे थे। अच्छा। तो जो संपादक जी का इलाज चला तो उन्होंने एक दिन उनसे कहा कि अरे अब थक जाओ तो एक बार छलबिया जी के यहाँ भी चले जाओ। तो उनके कहने के 2.5 साल बाद वो थके, मतलब 6 साल तो 9 साल तो निकल ही गए। उसके बाद वो आए कि मैंने साहब में भास्कर से भाई साहब ने भेजा। तो मैंने कहा कि देखो आप पत्रकार हो, सबसे कुटिल जाति आपकी होती है। कुटिल ऐसा है कि हो जाएगा तो धन्यवाद, नहीं हो तो फिर लुटेरा डॉक्टर पाया गया। अच्छी खबर तो छापने का होता ही नहीं है, खराब खबर को आप अच्छी तरह से छापने का मादा रखते हैं। मैं आपसे एक ही कह सकता हूं कि मैं बाल बच्चे देने वाला डॉक्टर नहीं हूं, ये गलत फहमी में आप ये मेरे यहाँ मत आना। मैं सिस्टम को ठीक करूंगा और ईश्वर देता बाल बच्चे, मैं नहीं देता। कोई मैंने तो सांड हूं और मैं बलात्कारी हूं, न मैं इस तरह का डॉक्टर हूं जो बाल बच्चे वाला डॉक्टर हूं। ये धारणा आपके बैठ जाए तो आप मेरा इलाज लीजिए, मैं सिस्टम को ठीक करने का इलाज दूंगा, बाल बच्चे का मेरा कोई क्रम नहीं है। बोले साहब आप जो भी दें तो दें, क्योंकि जब हमारे संपादक जी ने बोला है तो कड़े भाव से बोला होगा। और उनका डायबिटीज आपने ठीक किया है, इतने लोगों के चमत्कार हम आपके देखते हैं, क्योंकि ऐसी बीमारियां ठीक की है जिनका तो मेडिकल साइंस में कभी नाम ही इलाज नहीं। तो मैंने कहा कि मैंने बीमारियों का इलाज किसी का भी नहीं किया, गलत फहमी में मत रहना। मैं तो आदमी के सिस्टम को ठीक करने का एक प्रयास करता हूँ, तो इस पर मदद कर। ठीक है, क्रम शुरू हुआ। एक का 2.5 महीने में बाल बच्चा हो गया, एक का 3 महीने में हो गया। आज दोनों के 2-2 खिलाड़ी घूमते हैं। अच्छा, वेरी गुड। जैसे उनका हुआ वो मेरे मिठाई लेकर के आए और मैंने उनसे फीस नहीं ली थी, दोनों से ही मैंने की फीस बाकी रहेगी। चमत्कार हो गया। उन्होंने भी कई 20-50 लोगों को भेजा। फिर कोई अंधकार में वो आया कि हाँ बाल बच्चे पैदा करने वाला ये डॉक्टर है, मां चले जाओ। ऐसे मैंने एक बहुत बड़े आदमी है जिनके माँ को कैंसर हुआ था, तो वो बहुत ही बड़े पद पर हैं, सांसद भी रहे हैं। तो उनका दिल्ली में सांसदों को तो सब सुविधाएं इस श्रेणी की मिलती है। जब वहां से एम्स का उनका इलाज थक गया तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या करें। तो मैंने कहा देखो मैं कोई कैंसर का तो बड़ा डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन पेशेंट की हमारे पारिवारिक स्थितियों से मिलकर ये तय किया कि उन्होंने कहा पेशेंट ने कि बेटा ऐसा है छलीवारी मैं तेरे यहाँ रह करके मरना चाहती, मैं और जगह नहीं मरना चाहती किसी अस्पताल में, और तेरे यहाँ मरूंगी तो मुझे सदगति मिलेगी कि तू ब्राह्मण भी है और ब्राह्मण मेरे बेटे से भी छोटा है, तो तेरे यहाँ मरने के मेवाड़ में मरने का सुख अलग होता है, कहीं मैं दूसरे अस्पताल में मरना तो है ही मुझे। तो मैंने कहा इसी भाव से रहो तो आप भर्ती हो जाओ, बाकी मैं कोई ऐसा बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ जो आप गलत फहमी मेरे यहाँ जाओ, क्योंकि आपके पास सब समर्थता है। ऐसा भी नहीं है कि लोग ये कहेंगे कि साहब पैसे नहीं लगाए, सामर्थ्यवान हूँ। और मैं ऐसा इतना बड़ा डॉक्टर हूँ जो ये चैलेंज करता फिर को मैं कैंसर के बहुत बड़ा इलाज किया, मैंने किसी का दिले का इलाज नहीं किया कैंसर का। मेरे पास मरीज नहीं है और पहला और मेरे ख्याल से ये आखिरी मरीज होगा। उन्होंने कहा बेटा तू तो मेरे भर्ती होने की बात कर ले, बस तू भर्ती कर दे मुझे, मैं तेरे से कुछ नहीं कहूंगी, बस मैं मरना तेरे यहाँ चाहते। हमने भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद माँ जैसे उनका जो भी क्रम था एम्स का, तो मैंने कहा मैं कि देखो भाई वही उदयपुर मैंने कहा मैं कि देखो आप लोग एम्स की अपनी यहाँ कहानी मत करना, क्योंकि यहाँ मैं बुद्धि का खराब डॉक्टर हूँ, तो मैं एम्स को नहीं झेल सकता। अब मैं मेरे हिसाब से इलाज करना चाहता हूँ, आप बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करें। हमने हमारा इलाज किया और 15 दिन 20 दिन बाद में वो पेशेंट सब बीमारियों से मुक्त हो। अच्छा, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। तो चमत्कार हो गया। उसका लीवर में था, पेनक्रियाज में था, यूरेटस में था, ऐसा कौन सा पार्ट नहीं था जहाँ नहीं फैला हुआ हो। पूरी बॉडी में फैला, पूरी बॉडी में। और 30 कीमो उसको कम से कम 7-8 बार दे चुके हैं दिल्ली में इसमें। अच्छा, वो यहाँ से हो गया, ठीक हो गया। उसका एक घंटे का इंटरव्यू हमने शूट किया। वो उसमें खूब आधा घंटे तो गाली निकाली डॉक्टर, उसने कहा ये है कुछ नहीं है, उसके बाद भी कैंसर ठीक हो गया। उसमें कैंसर के जो एचओडी थे वहां के उदयपुर के 2,
जो एलोपैथिक में बड़ा हॉस्पिटल भी है वहाँ कैंसर का, वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड उनकी वजह से उनको देखने आते थे। जब वो डॉक्टर साहब जो एचओडी थे अग्रवाल साहब, अभी भी एचओडी हैं, वो तो अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं, वो 3 दिन में जब उनके यूट्रस की वो जलन हमारे चिकित्सा से खत्म हो गई, तो उन्होंने, मेरे तो बहुत बड़े आदमी है मेरे से, तो मैं तो उनका बेटे के बराबर हूँ, मेरे कंधे पे हाथ धर करके वो कहने लगे, यार मेरे तो करता क्या है, करता क्या है, कैसा इलाज करता है। जिस जलन से आदमी हमारे यहाँ दम तोड़ देता है, तो 3 दिन में उस जलन को दम तोड़ दिया करने यार। अब इसको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो अद्भुत चमत्कार की बात होगी। और तू करता क्या है, वैसा ये है, करता कुछ नहीं हूँ, ये तो है यार, इनसे तो ठीक नहीं होता। मैं भी आपके सामने है, मरीज सामने है, अतिशयोक्ति कुछ है नहीं, तो दूसरे डॉक्टर आते थे, वो भी देखते थे, ये तो चमत्कार होता है यार। इन चीजों से जो हमारी नेचुरल चीजें हैं, इनसे ठीक होता है आदमी कैंसर। वो आदमी जब कैंसर ठीक हो गया उसके